भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट से रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, उसकी बात करेंगे। ठीक है, हर एक बच्चे का फोकस यहाँ हो। आपको मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका। बार मैग्नेट एक मैग्नेट जो बार की शेप में होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कैसा भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन उठता हो वो मैं डिस्कस कर लूंगा यहाँ। बार मैग्नेट वो है जो एक बार की शेप में है, जिसके पास दो पोल होते हैं, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर और पोलैरिटी अपोजिट होती है। नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ को, मतलब पोलैरिटी ऑफ नॉर्थ पोल को प्लस एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और साउथ पोल की पोलैरिटी को माइनस एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। पोल स्ट्रेंथ की जो ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर मीटर होती है। अब जब दो पोल यहां पर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इन पोल की एक स्ट्रेंथ जो है उसे पोलैरिटी कहा जाता है। और क्योंकि इस बार मैग्नेट के पास दो पोल हैं इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी के, तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल भी है। कैसा भी डाइपोल हो उसका एक डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा जो साउथ टू नॉर्थ चलता है और उसे कैपिटल एम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दोनों पोल के बीच की लेंथ को मैं एल वेक्टर मान लूं और पोल स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड को स्मॉल एम मान लूं इनटू एल वेक्टर, यह आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बनता है। मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में आपको बता चुका, साउथ टू नॉर्थ होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नॉर्थ टू साउथ चलती हैं और अंदर साउथ टू नॉर्थ चलती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ध्यान देंगे आप लोग, एक बार मैग्नेट के साथ क्या है कि बीच में जाकर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है। यहां पर दूरियां कम होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच, तो इसीलिए आप कहेंगे एक बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता। लेकिन एक सोलेनोइड के अंदर क्या सिचुएशन है, साथ साथ ध्यान देंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं प्रीवियस ईयर के कुछ साल के मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के क्वेश्चनों की बात करता हूं तो सोलेनोइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और उसकी लेंथ के रेस्पेक्ट में जो डायग्राम सही है, जो ग्राफ सही है, उस ग्राफ को पहचानिए, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। और वहां यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर होती है। ठीक है, तो सोलेनोइड के साथ क्या केस है, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली चलता है और सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे आधा मैग्नेटिक फील्ड उसके एंड पर होता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? और इसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसी नजर आती है जहां मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में टेस्ला में बढ़ता है। टेस्ला इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटे? ये मैग्नेट, मैं सोलेनोइड का सेंटर कंसीडर कर लेता हूं जहां इधर लेंथ L/2 है और इधर भी लेंथ L/2 है। अब आपको यह पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म किसके केस में होता है, सोलेनोइड के केस में होता है, और बार मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है। यहां तक याद रहेगा सभी बच्चों को। अब इसके बाद जरा ध्यान देंगे दोबारा से बार मैग्नेट पर। अगर एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता है तो वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अर्थ के साथ रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब इसके बाद जरा ध्यान देंगे आप, अगर मेरे पास एक ये नॉर्थ पोल है और एक ये साउथ पोल है और एक बार मैग्नेट को मैं वर्टिकली मिड पॉइंट से कट कर देता हूं तो पोल स्ट्रेंथ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, पोल स्ट्रेंथ एज इट इज रहती है। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाता है क्योंकि लेंथ आधी हो गई। जब इसकी लेंथ L थी तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ के बराबर था। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ एज इट इज है, लेकिन लेंथ हाफ हो गई, तो मैग्नेटिक मोमेंट जितना पहला था उस मैग्नेटिक मोमेंट से हाफ हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटे? इसके बाद अगर एक बार मैग्नेट को आप हॉरिजॉन्टली कट कर देते हैं, हॉरिजॉन्टली कट करने पर जो नॉर्थ पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ भी आधी आधी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जो साउथ पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ भी आधी आधी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। मींस कहने का मतलब यह है मेरा कि पोल स्ट्रेंथ भी इसमें आधी हो जाती है। जब पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाती है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो जाता है। किस तरीके से? पोल स्ट्रेंथ m/2, लेंथ एज इट इज, तो m/2। कैपिटल M रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्मॉल m रिप्रेजेंट पोल स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट?
कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? ठीक है जी। आप अगर कभी एक श्योर टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि श्योरिटी कैसे होगी मुझे कि ये एक मैग्नेटिक एलिमेंट है, मैग्नेटिक मटेरियल है या एक बार मैग्नेट है, तो आप याद रखेंगे हमेशा इस तरीके से, अगर आपके पास दोनों सेम कलर के और सेम डायमेंशन के डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हैं और आपको पता करना है इसमें से कौन सा मैग्नेट और कौन सा आयरन है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने एक हाथ में लिया वर्टिकल, एक में हॉरिजॉन्टल, यहां से फेरना स्टार्ट किया। अगर ये एज इट इज फेरता चला गया मैं इसमें, तो मतलब ये आयरन है। लेकिन अगर बीच में रिपल्सन हुआ तो एक बार मैग्नेट है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मतलब अट्रैक्शन नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सेम एज हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिफिकेशन का श्योर टेस्ट रिपल्शन होता है, ना कि अट्रैक्शन होता है किसी भी चार्ज को एनालाइज करने का कि पार्टिकल चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? अब इसके बाद बार मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट के कारण किसी एक्सियल लाइन पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिएगा। इससे पहले हम थोड़ा सा कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ लेते हैं। कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है? अगर आपके पास दो पॉइंट पोल स्ट्रेंथ है, पॉइंट पोल स्ट्रेंथ का मतलब है दोनों पोल स्ट्रेंथ की डायमेंशंस नेग्लिजिबल है, स्ट्रेंथ कितनी भी ज्यादा हो सकती है इनकी सेपरेशन के रेस्पेक्ट में, एक M1 और एक M2, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के होगा। और आप जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, अगर दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच वैक्यूम है तो यहां पर म्यू नॉट बाय 4 पाई आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 10 की पावर -7 होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ये था कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, कोई भी एक सरफेस है आपके पास, उसके अंदर क्या रखा है? एक बार मैग्नेट रखी है, तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? तो गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये कहती है कि किसी भी क्लोज सरफेस पर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस पर जीरो होने का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B.ds, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट पोल स्ट्रेंथ प्लस म्यू नॉट पोल स्ट्रेंथ। एक पोल स्ट्रेंथ दूसरे की पोल स्ट्रेंथ से बिल्कुल अपोजिट होती है, जिसकी वजह से क्लोज सरफेस पर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो आता है। ये था गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं। मैंने एक पोल स्ट्रेंथ मान ली जो कि एक पॉइंट पोलैरिटी है, और इससे कुछ दूरी r पर मैंने एक टेस्ट पोलैरिटी रखी m0। जैसे कि हम एक पॉइंट चार्ज मानते थे Q और इससे कुछ दूरी पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखते थे। सेम एज हम वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दोनों के बीच का एक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कैलकुलेट किया करते थे, यहां भी आप दोनों के बीच का एक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कैलकुलेट कीजिएगा। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आया म्यू नॉट बाय 4 पाई m इंटू एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और इस फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को आप टेस्ट पोलैरिटी से डिवाइड कर दीजिएगा। टेस्ट पोलैरिटी से डिवाइड करते ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पोल या मोनोपोल आपके पास आ जाएगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू और नॉट? तो एक मोनोपोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहां क्या है? आर स्क्वायर आया है। ये क्वेश्चन नोट करने का क्वेश्चन है कि अगर एक बार मैग्नेट है उसके कारण क्या, बार मैग्नेट के कारण क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉलो करेगी? तो बार मैग्नेट के केस में क्या होगा? डाइपोल होगा। तो देखते हैं डाइपोल के लिए करती है नहीं, तो आंसर आएगा उसका नहीं। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से। आपने सबसे पहले एक बार मैग्नेट कंसीडर की, मैंने इसका सेंटर O ले लिया, यहां एक पोल स्ट्रेंथ ली, प्लस एक्स एक्सिस पर मैंने नॉर्थ मान लिया और माइनस एक्स एक्सिस पर मैंने साउथ मान लिया। नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ प्लस m और साउथ की पोल स्ट्रेंथ माइनस m है। मैंने मान लिया सेंटर से लेके किसी P पॉइंट पर मैंने एक x दूरी पर एक पॉइंट ले लिया जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो बच्चे वहां पर हमने क्या रखा? +1 एम्पियर मीटर की पोल स्ट्रेंथ। नॉर्थ प्लस m पोलैरिटी दैट विल रिपेल मोनोपोल, ये जो आपने टेस्ट पोलैरिटी आ रखी है इसे रिपेल करेगा। तो नॉर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आया और साउथ इसे अट्रैक्ट करेगा।
अब यहां से रिलेटेड जबरदस्त क्वेश्चन यहां आता है, अगर हेक्सियल लाइन पर हम एक बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तब वहां दो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होते हैं, एक नॉर्थ के कारण और एक साउथ के कारण। तो वो जो दो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होते हैं, उन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है? तो आप लोग कहेंगे दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री का होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? लेकिन ज्यादा प्रभाव नॉर्थ का पड़ता है, जिसके कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नॉर्थ माइनस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ साउथ के बराबर होता है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, तो डायरेक्शन इस एरो से रिप्रेजेंट किया मैंने। दूसरा, साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी। तो यहां से एक जबरदस्त क्वेश्चन डेवलप हुआ कि अगर एक एक्सियल लाइन पर मैं एक बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करता हूं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। कांसेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? नॉट कांसेप्ट क्लियर? 100% क्लियर हो गया? आगे समझ? क्योंकि साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक मूवमेंट चलता है, और ज्यादा क्या होगा? नॉर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि इस पोल के, इस पॉइंट के नजदीक है, और ज्यादा की डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड लगता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर गया, साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक मूवमेंट इधर गया। जब दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में होती है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। कांसेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब मैंने यहां से यहां तक की दूरी x मान ली, तो यहां से यहां तक की दूरी किसके बराबर होगी? x माइनस a होगी, और यहां से यहां तक की दूरी x प्लस a के बराबर होगी। एक बार r का काम ये करेगा और एक r का काम ये करेगा, जो r आपके पास यहां आया है। तो मैग्नेटिक फील्ड का नेट फॉर्मूला मेरे पास ये है, तो नॉर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर, और साउथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? x प्लस a का, और नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा? bn माइनस। तो आपके पास म्यू नॉट बाई 4 पाई m कांस्टेंट है, बाहर ले लिया आपने, दोनों में कॉमन है, और यहां 1 अपॉन x माइनस a के स्क्वायर से 1 प्लस x स्क्वायर माइनस किया। आप इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा? जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां की, फिर स्क्वायर खोल दिया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x, बीच में माइनस का साइन है। जब इसकी मल्टीप्लाई यहां की, तो यहां x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2x, लेकिन माइनस होने के कारण x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस 2x हो गया। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई की, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर बना, और जिससे जो कैंसिल होता है वो कर दिया। अब b इज इक्वल्स टू मेरे पास आया म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर मेरे पास 4ax को मैंने 2a इंटू 2x लिखा। ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। आगे समझ? अब 2 एज इट इज, तो 2m x एज इट इज, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई फॉर शॉर्ट डाइपोल a की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू x, तो नेग्लेक्ट a स्क्वायर। यहां x की पावर 4 आई, इस 4 से एक x कट गया, तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू और नॉट? कांसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? तो यहां से एक जबरदस्त क्वेश्चन बना क्या कि मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर द बार मैग्नेट। जब आप इसे इक्वेटोरियल लाइन पर निकालते हैं, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई x क्यूब, 4 पाई x क्यूब। यहां से पता चलेगा कि इक्वेटोरियल लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक्सियल लाइन का मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन से डबल होगा। Is that clear to all of you or not? Concept clear? अब टॉर्क ऑन द बार मैग्नेट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक बार इसकी बात कर लेते हैं। एक ही वीडियो में सारा टॉपिक बार मैग्नेट इसलिए खत्म कर दिया मैंने, इसी कर दूंगा इसी वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है इतना ज्यादा सीबीएसई में नहीं आएगा, ये कंपटीशन में मिलेगा आपको, सीयूटी वगैरह में, और वहां से रिलेटेड क्वेश्चन सारे जो भी होंगे वो क्वेश्चन सारे दिमागी होंगे, डेरिवेशन तो आने वाला। ठीक है? और जितने भी दिमागी क्वेश्चन बार मैग्नेट से रिलेटेड होंगे वो सारे आप यहीं के इसमें वीडियो में सीख लोगे। ठीक है?
इस 20-25 मिनट की वीडियो को अच्छे से देख कर चला जाइए जब आपको 12 मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन करने होंगे। मैंने मान लिया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक बार मैग्नेट को डाल दिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ गई, मतलब कोई एक बड़ा नॉर्थ पोल यहां रखा होगा जिससे पैदा हुई, और साउथ पोल यहां होगा जिसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगी। समझ आ गया बेटे? पक्का? अब मैंने मार्कर को लिया एक डाइपोल, मतलब एक बार मैग्नेट, और वो मैंने इसमें छोड़ दिया। मैंने मान लिया वो एक मैग्नेटिक डाइपोल किसी थीटा एंगल पर इसके अंदर गिर गया। अब अगर बार मैग्नेट नीचे की तरफ इस तरीके से घूमती है तो उसे घुमाने के लिए जो टॉर्क लगा उसका डेरिवेशन आपको करना है। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ की तरफ साउथ आएगा, मतलब यहां साउथ है और यहां नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ की तरफ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट चलता है साउथ टू नॉर्थ, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, बार मैग्नेट में से जो करंट जो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों के बीच का एंगल, मैग्नेटिक मोमेंट एंड बार मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस बार मैग्नेट। अब ये थीटा तो अल्टरनेट से ये थीटा, इसके सामने वाले डिस्टेंस को कहते हैं आर्म ऑफ कपल। ये 2a मानते हैं आप डेरिवेशन में, तो आपके पास 2a sin थीटा आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से। तो टॉर्क का मुझे डेरिवेशन निकालना था। इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर? पोल स्ट्रेंथ लेते हैं माइनस में साउथ की, और इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? F प्लस एम डी। ये F1 मान लीजिएगा, ये F2। नेट फोर्स ऑन द बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है तब दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर ना होने के कारण 0 नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गिरता है, उसके ऊपर फोर्स होता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं होता है, उसके ऊपर फोर्स नहीं होता है। लेकिन टॉर्क होता है क्या? हाँ जी होता है। कितना होता है? DE sin थीटा। और मैक्सिमम कब होता है? जब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यहां उसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक बार मैग्नेट गिरी हो तो उसके ऊपर टॉर्क होता है कि हाँ होता है। उसके ऊपर क्या फोर्स होता है? नहीं, फोर्स नहीं होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स 0 आया। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नेट फोर्स इलेक्ट्रिक डाइपोल पर होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी नेट मैग्नेटिक फोर्स डाइपोल मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मतलब बार मैग्नेट के ऊपर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि ऐसे केस में जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है तो एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंडेंस्ड होती हैं और दूसरी तरफ कंडेंस्ड नहीं होती। ठीक है जी, उनकी सेपरेशन ज्यादा होती है, जिसके कारण जिधर कंडेंस्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इधर का उधर से ज्यादा हुआ, तो जिसके कारण फोर्स भी 0 नहीं आएगा। कंसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? नॉन यूनिफॉर्म के अंदर नेट फोर्स 0 नहीं होता, लेकिन टॉर्क होता है। कंसेप्ट क्लियर? अब टॉर्क निकालेगा, टॉर्क होता है आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल मेरे पास आया 2a sin थीटा और मैग्नेटिक फील्ड mb। पोल स्ट्रेंथ इनटू 2a रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक मोमेंट को, तो आपके पास ये आंसर है। अब अगर एक बार मैग्नेटिक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस डायरेक्शन में चली हैं उसी डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक मूवमेंट भी जनरेट हुआ। मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट कब होगा? जब ये साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक मूवमेंट चलेगा एम वेक्टर। जब ये दोनों पैरेलल होंगे, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा और टॉर्क 0 होगा, और इसे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। जब मैग्नेटिक मूवमेंट पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, तब स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम सवाल पेपर में इस तरीके से आएगा, अगर एक बार मैग्नेटिक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके ऊपर नेट टॉर्क कितना होता है? तो कितना होता है? 0। ठीक है जी, ऐसा क्यों? क्योंकि थीटा यहां पर 0 डिग्री होता है बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है।
जिसके कारण टॉर्क 0 होता है। अब एक इंटेलिजेंट बच्चे ने मेरे से पूछ लिया, सर इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहा? आर्यन ने पूछ लिया मेरे से। ऐसा इसलिए है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने अपवर्ड दिखाया, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड चलने का मेन कारण होगा कि किसी नॉर्थ पोल से पैदा हुआ और साउथ पोल में जाएगा। अब जब बार मैग्नेट इसके पास रख दी, ये नॉर्थ तो कभी साउथ को रिपेल करेगा ही नहीं, ये साउथ कभी इस नॉर्थ को रिपेल नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में एक बार मैग्नेट तसल्ली बख्श इनफाइनाइट टाइम तक एज इट इज रहेगी, जिसके कारण इस कंडीशन को आप स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब इसके बाद में सेकंड केस पर चला। अगर एंटी पैरेलल होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी, लेकिन साइन 180 भी 0 होता है। साइन 180, तो इस कंडीशन में टॉर्क तो 0 होगी, लेकिन इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। अब सवाल है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों होगा? मैग्नेटिक फील्ड किसी नॉर्थ से पैदा हुआ और किसी साउथ में जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर हुआ। इसके साथ बार मैग्नेट इस तरीके से रखी गई है कि उसका मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब साउथ ऊपर है। अब साउथ साउथ को रिपेल करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, जिसके कारण इसके अंदर एक अनस्टेबिलिटी आ जाएगी और इसे कहा जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कांसेप्ट क्लियर? टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? टॉर्क मैक्सिमम इस अवस्था में होगा जब एक बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। ऐसे केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बनती है, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जिसके कारण एक बार मैग्नेट के ऊपर टॉर्क मैक्सिमम लगता है, जिस मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू mb के बराबर होती है, जहां पर m मैग्नेटिक मोमेंट एंड b मैग्नेटिक फील्ड होता है। कांसेप्ट क्लियर? भाई मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है टेस्ला, मैग्नेटिक मोमेंट की क्या होती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो टॉर्क की ऐसा यूनिट क्या होगी यहां? टेस्ला एम्पियर मीटर स्क्वायर। कांसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? पक्का? ठीक है जी। अब जरा ध्यान देंगे, नेक्स्ट डेरिवेशन है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट का मतलब क्या है कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक बार मैग्नेट गिरती है तो वो रोटेशन करती है। जब वो रोटेशन करती है, उस रोटेशन के अंदर उसका कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, उसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा क्यों जाता है, ये चीज आपको समझनी है। मान लीजिए एक बार मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया जाता है, उसके ऊपर जो टॉर्क लगी, मान लीजिए ये बार मैग्नेट यहां गिरी थी और घूमने के बाद ये यहां से यहां तक आ गई है, तो बार मैग्नेट यहां गिरी थी, 100% समझ आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड ये था, मान लीजिए किसी थीटा 1 एंगल पर गिरी थी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने इसके ऊपर फोर्स लगा, ये थीटा 2 तक चली गई, तो ये मतलब इतना एंगल घूमी, थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब यहां से यहां तक जाने में इसने जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया वो एक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अब वो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि जब आप इसे वापस इनिशियल स्टेट में लाने के लिए कोशिश करेंगे तब आपको इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसीलिए कहा जाता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ गया? 100% समझ आ गया? ये यहां से यहां गई, वापस यहां लाने में जो आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा उतनी एनर्जी इसके यहां से वहां जाने में उसके अंदर स्टोर हो गई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कांसेप्ट क्लियर? चलिए, मैंने मान लिया किसी थीटा एंगल पर एक बार मैग्नेट गिरती है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और उसे डी थीटा एंगल तक रोटेट कर देता है मैग्नेटिक फील्ड। कितना? डी थीटा। आगे समझ? 100% समझ आ गया? अब टॉर्क का आपके पास फॉर्मूला क्या है? एम बी साइन थीटा, डी थीटा एज इट। अब मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मुझे निकालना है। पहले 0 था, जब वो किसी अपने एंगल पर गिरा था, वो एंगल जिस पर गिरा था वो एंगल हमने मान लिया थीटा 1,
और थीटा 2 तक उसे मैग्नेटिक फील्ड ने रोटेट कर दिया, तो पूरा अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया W। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है W, जब लोअर लिमिट 0 हो तो डायरेक्ट अपर लिमिट आंसर होता है। एम बी एज इट इज, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट यहां पर और लोअर लिमिट यहां पर, तो आपके पास ये आंसर बन गया। एक बार अपर लिमिट लिखते हैं और उसमें से लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं, ये आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। 100% समझ आ गया। यहां से रिलेटेड एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या अगर एक बार मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक रोटेट होती है तब कितना अमाउंट ऑफ वर्क होता है? तो भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक चली गई, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है और 180 डिग्री, वेरी गुड, कोस 180 की वैल्यू। अब आप अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लेंगे, क्वेश्चन लिख लीजिएगा वीडियो से देख के, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट अ बार मैग्नेट फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल, और फिर एक ये करिएगा टू स्टेबल टू अनस्टेबल। कांसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया। सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, या पैरेलल टू एंटी पैरेलल, या 0 डिग्री टू 180 डिग्री। कांसेप्ट क्लियर? ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस एम बी कोस 180 सेकेंड एंगल है जिसकी वैल्यू -1, और cos 0 की वैल्यू 1, लेकिन बीच में माइनस है। गोलू समझ आया? तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आ गया? 100% समझ आ गया? पक्का? बार मैग्नेट तक रिलेटेड इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, याद कीजिए।